चलो तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ा चुके हैं? पशु चारा प्रबंधन, ठीक है, पढ़ा चुके हैं। चलो इसके बारे में जल्दी जल्दी बताओ। पशु चारा प्रबंधन के बारे में मैं बता देता हूँ, है ना। बातें मत करो, बस कुर्सियों के खिसकने की आवाज़ आ सकती है ना। पशु चारा प्रबंधन पढ़ाया था सबसे पहले। इसमें क्या पढ़ाया था अपन ने? भाई चारा कैसा होना चाहिए? लोकली, है ना, लोकली उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ताकि यही पढ़ाया था। और पशुपालक को पशु आहार के बारे में संबंधित जानकारी होना चाहिए कि भाई अलग अलग पशु को अलग अलग मात्रा में पशु आहार दिया जाता है, क्योंकि कोई गाय भैंस 5 लीटर दूध देती है तो कोई 10 लीटर देती है, तो दोनों को अलग अलग आहार चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। मेरी तरफ देखो भाई सब, है ना। और क्या बताया था? नियमितता होनी चाहिए और पानी 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था उनको, है अगर अपने पास ज़्यादा मात्रा में हरा चारा है तो उसका है और साइलेज बना लेना चाहिए। कुट्टी मशीन का उपयोग करना चाहिए ताकि अपने जो हरा चारा है उसका वेस्टेज ना हो, है ना। बताया था कि नहीं बताया? बताया था ना। और अपन टोटल मिक्स राशन बना लेंगे, जो अब जितना भी हरा चारा, खली और भूसा खिलाएंगे, सब मिला के खिलाएंगे, बताया था, ठीक है। और दूषित चारा नहीं खिलाएंगे, 24 घंटे पानी उपलब्ध रखेंगे, ठीक है, लगभग यही बताया था। और दूसरा इसके बाद कौन सा पॉइंट पढ़ाया था? पशु आवास प्रबंधन, ठीक है। पशु आवास प्रबंधन में क्या था कि पशु, हमारा जो हाउस है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? उत्तर से दक्षिण, ताकि इधर पूरब, है ना, पूरब की तरफ से सूरज उगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मिले, है ना। पर्याप्त वेंटिलेशन हो, साफ सफाई हो, नालियाँ पक्की हो, फर्श पक्का हो, हमारा भवन आकर्षक हो, मजबूत हो, स्थायी हो, ये बताया था। साफ सफाई के लिए फिनाइल का 102% सॉल्यूशन या पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करना चाहिए, है ना, ये बताया था लगभग, है ना। मुश्किल तो नहीं है। इसके बाद क्या पढ़ाया था तीसरी पॉइंट में? पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में क्या पढ़ाया था कि जो है बीमार पशु को जो है स्वस्थ पशुओं से अलग कर लेना चाहिए, है ना, और उसका इलाज करवाना चाहिए। अलग इसलिए कर लेना चाहिए ताकि वो दूसरे पशुओं में बीमारी ना फैलाए, है ना। स्वास्थ्य प्रबंधन में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना। इसके अलावा व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या बताया था? बताओ, 1-2 पॉइंट रह गए। टीकाकरण करवाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। और बर्तन वगैरह साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, हो गया। और उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? मांस का नाम। अच्छा, वो तुम पूछ रहे थे ना हिरण के मांस को क्या बोल रहे थे? वेनिसन बोलते हैं भाई, है ना। मांस के नाम बताए थे भाई, मांस के नाम बताओ फटाफट। ऊँट के नहीं, गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बफन या केरा बीफ या फ्लैश, है ना। और मुर्गी के मीट को, जैसे वो है टेंडर मुर्गी है, वो कुक्कुड़ मुर्गी है, अपने घर के पीछे पाली जाती है, उसके मांस को क्या बोलते हैं? टेंडर। और जो नॉर्मल जो मुर्गी है उसके मांस को क्या बोलते हैं? चिकन, ठीक है। और क्या था? बछड़े। बछड़े के मांस को व्हील, है ना। और बकरी के मांस को चेबोन। और भेड़ के मांस को मटन। और क्या क्या था बताओ? वो बधियाकृत नर मेमने के मांस को विंडर। और हिरण के मांस को वेंसन। और क्या छूटा बताओ? जंगली सुअर के मांस को ब्राउन। और अगर वो जंगली नहीं है, पालतू है, तो पोर्क। और ठीक है, यही था लगभग। फिर उसके बाद क्या पढ़ाया था कि इतना ही पढ़ाया? वो थोड़ी सी परिभाषाएं बताई थी मैंने कुछ। फ्लैशिंग अप। फ्लैशिंग अप क्या था?
फ्लैशिंग अप, फ्लैशिंग अप था क्या था, स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप क्या होता है कि 6 महीने का जब पशु ज्ञापन हो जाता है तो उसका है जो राशन बढ़ा दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टीमिंग अप। और मैंने अभी कौन सा शब्द का नाम लिया था बताओ, ये तो स्टीमिंग अप है ना, और मैंने इससे पहले कौन से शब्द का नाम लिया था, फ्लैशिंग, है ना। ये भेड़ों में जो अतिरिक्त राशन दिया जाता है भाई, ये भी नोट कर लो आपने, कि ये एकदम से याद आ गया, मुझे उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था। भैंसों, ये भेड़ों में खासकर भेड़ें जब ज्ञापन हो जाती हैं तो उनको अतिरिक्त जो आहार दिया जाता है इसे फ्लैशिंग कहते हैं, ठीक है, ये नोट कर लो, फ्लैशिंग, है ना, लिख लो ना। भेड़ों को ज्ञापन अवस्था में, और फिर ये मैं बताता हूँ कौन से महीने में देते हैं ना, अभी तो ये लिख लो बस, ज्ञापन अवस्था में दिया जाने वाला अतिरिक्त राशन, दिया जाने वाला अतिरिक्त राशन, ठीक है, ठीक है सबने। और क्या पढ़ाया था कल, डाउन कवर। अब दिन पहले उसका ध्यान रखा जाता है गाय भैंस का, कि ब्याने वाली तो नहीं, अनुमान लगाया जाता है। तो इसको किस बात से याद रखोगे, क्योंकि उसके घर में शादी पे आते हैं, उसे कहीं जाना आना पड़ जाए तो 15 दिन पहले से पता करने लग जाते हैं पशुपालक कि भाई ये ब्याने वाली तो नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, डाउन कवर। और क्या पढ़ाया था, सुखाना बताया था, सुखाना। तो ब्याने मतलब पशु के ब्याने से पहले 2 महीने पहले दूध निकालना बंद कर दिया जाता है, इसको ड्राइंग कहते हैं, सुखाना, है ना। और कास्टिंग, कास्टिंग कहते हैं पशु को आड़ा पटकना, अपन को जैसे कोई ऑपरेशन करना है, पट्टी बांधनी है, ये तो हुआ कास्टिंग। और एक और ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होता है, घोड़ों में उसके गंदगी बाल वगैरह को ब्रश से हटाना, ग्रूमिंग, है ना, ठीक है। और रीस्टेनिंग बताया था, वो खड़े खड़े अगर अपन बांध के पशु को कंट्रोल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रीस्टेनिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, अच्छा लग रहा है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे, लिख लो भाई, पशुओं की मार्किंग। भाई किसी के पास 100 जानवर हो तो उसे अपन कैसे पहचानेंगे, 100 गाय भैंस हो, ठीक है। तो पशुओं की पहचान, इसको क्या बोलते हैं, पशुओं की पहचान के तरीके, पहचान के तरीके ना, मतलब अपने पास 100 जानवर हैं तो अपन उनको, आज लाल पेन लाया हूँ खरीद के भैया है ना, 100 जानवर है। तो एक तो चलो मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूं, एक तो है स्थायी तरीका, दूसरा है अस्थायी तरीका, है ना। अस्थायी तरीके में क्या है, जैसे आप आजकल गाय भैंसों के आपने टैग लगे देखे होंगे कानों में, पीले पीले से बिल्ले देखे ना, तो वो ईयर टैगिंग हो गई है ना। अस्थायी है क्योंकि वो गिर जाएगी, कभी भी गिर सकती है ना, कोई काट दे, ठीक है, ईयर टैगिंग। और विंग बैंड लगाते हैं, पक्षियों में लगाते हैं, ये पहचान के लिए जब प्रयोग वगैरह करते हैं ना, जब लगाते हैं तो वो जब पैदा होता है ना, 1 दिन का रहता है, तभी उसके पंख में लगा दिया जाता है, वो एल्यूमिनियम का सा रहता है, पत्ती सी रहती है एल्यूमिनियम की, उसको बांध देते हैं। और इसके अलावा हूफ टैगिंग, हूफ टैगिंग, हूफ कहते हैं खुर को, उस पर भी टैगिंग कर देते हैं, कुछ लगा देते हैं। तो हूफ टैगिंग किस में करते हैं, घोड़ों में करते हैं, क्योंकि घोड़ा क्या एक सुंदर पशु है, तो आप उसके कहीं और भी कुछ भी नहीं लगा सकते, है ना कान में लगा सकते हो, कान में लगा दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और होता है सींग टैगिंग, मतलब गायों में करते हैं सींग टैगिंग, तो सींग पे जो है रेडियम की पट्टी लगा देते हैं, तो ताकि वो रोड पे जब घूमे ना तो कोई गाड़ी आए तो उसके उजाले से, रोशनी से वो चमकने लगे ना, तो सींग टैगिंग, है ना। ये सब अस्थायी तरीके हैं। और वूल टैगिंग, वूल टैगिंग किस में करेंगे, भेड़ में करेंगे, है ना। अभी वूल टैगिंग के बारे में बाद में बता दूंगा, ठीक है, हो गया, आ गया समझ में ये, अभी सब लिखा दूंगा डिटेल से।
ये तो है अस्थायी तरीके। अब मैं बात बताता हूँ स्थायी तरीके। स्थायी तरीके में एक है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग ब्रांडिंग में क्या करते हैं, होट, एक तो होती है होट ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग में होट ब्रांडिंग, होट मतलब गरम, ठीक है। तरीके से लिख देता हूं मैं ना। होट ब्रांडिंग में क्या करते हैं, ऐसे कोई भी शब्द होता है ना, ये है जैसे ए है ना, तो ये लोहे का बना होता है, इसमें यहाँ पे वो लगा रहता है है ना, लकड़ी का या लोहे का वेल्डिंग कर दिया। अब इसको गर्म करके पशु का जो पिछला हिस्सा होता है ना, जांग, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने निशान देखा होगा सांडों के। सांडों के पहले निशान देखोगे ना, इस तरीके से यूं बना रहता है, किसी के यूं बना रहता है। जो सांड आवारा घूमते रहते हैं, पहले ज़माने में करते हैं ये, अब तरीके इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पेनफुल है ना, इससे एनिमल को पेन होगा, तो इन तरीकों को अब इस्तेमाल नहीं करते। गर्म करके चिपका देते हैं भाई, है ना, गर्म करके और चिपका देते हैं। ये तो हुई हॉट ब्रांडिंग। एक होती कोल्ड ब्रांडिंग। कोल्ड मतलब हॉट ब्रांडिंग में भी चला, कोल्ड ब्रांडिंग में भी चलेगा। तो कोल्ड ब्रांडिंग इसमें के लिए क्या करते हैं, एक तो लिक्विड नाइट्रोजन LN2 यूज़ करते हैं। ये इसका तापमान होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे है ना निशान बना देते हैं कुछ भी, है ना। एक होता है ड्राई आइस, यानी कि सूखी बर्फ, ठीक है। ड्राई आइस जानते हैं क्या कोई, क्या होती है ड्राई आइस? जो CO2 होती है ना, उसको ठंडा कर लेते हैं ना। इसका होता है, इसका भी माइनस है, नहीं -156 ऐसे कुछ होता है, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं, पर माइनस में इतना होता है, ठीक है। और तो इनका उपयोग करके कुछ लिख दिया जाता है तो पशु के निशान पड़ जाता है, ठीक है। एक होता है एल्कोहल का उपयोग होता है भाई, ये है ना, एल्कोहल यानी कि शराब। ये जो पीने वाली शराब होती है ना, इसमें जो अधिकतम जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेट आती है ना, उसमें 51% एल्कोहल होता है। तो ये क्या करते हैं पीने वाले, उसको इस तरीके से लेके जरा सी शराब मिलाते हैं, बाकी इतना पानी लेते हैं, तो ये कितने परसेंट रह जाता है, मात्र 5% सोल्यूशन बना के वो पीते हैं। क्योंकि इसको अगर है ना 100% किसी ने इस्तेमाल कर लिया ना, तो जल जाती है स्किन 100% एल्कोहल से, ठीक है। तो इसका भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे समझ में बताओ, नहीं आया हो तो ये किस किस में इस्तेमाल करेंगे, गाय में, भैंस में, ऊँटों में और घोड़ों में। पहले करते थे, अब नहीं करते किसी में भी, ठीक है। एक है टेटू या गोदना। टेटू बना देते हैं, मतलब जैसे कान है, ये जो भेड़ बकरियों में इस्तेमाल किया जाता है। टेटू जिस तरीके से वो मेलों में बनाते हैं ना, टेटू ऐसे छपकला होता है, काली स्याही वगैरह से कुछ भी बना देते हैं टेटू, है ना। जैसे नंबर डाल दिया, मान लो टेटू का 1 नंबर, है ना, स्याही वगैरह इस्तेमाल करके। और छोटे पशुओं में इस्तेमाल की जाती है, भेड़ बकरी और नवजात बछड़ों में, ठीक है। और ये जो काले रंग के जानवर होते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद है ईयर नोचिंग। अब एक सुअर क्या काले रंग का ही होता है, तो उसके लिए ना अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, है ना। कौन सा वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करते, टेटू या गोदना, क्योंकि वो तो पहले से काला है, उसमें क्या दिखेगा। अभी बोला था ना मैंने, काले रंग के जानवर पे इस्तेमाल नहीं करते। तो सुअर में क्या इस्तेमाल करते हैं, ईयर नोचिंग। इस तरीके से नोच बना देते हैं, एक नोच यहाँ पे, दूसरी नोच यहाँ पे। इसका अलग अलग मतलब होता है भाई। अगर वो दाएं कान पे है, ये पूरा डिटेल में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो दाएं कान पे है और ऊपर है तो उसका अलग मतलब है, और वो बाएं कान पे है और ऊपर है तो अलग मतलब है। दाएं कान पे है नीचे है तो अलग मतलब है, बाएं कान पे है नीचे है तो अलग मतलब है, और एक है तो अलग मतलब है, 2 है तो अलग मतलब है, ठीक है। वो इतना डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले अब पशुओं की पहचान के तरीके लिखो। नंबर 1 स्थायी तरीका, ठीक है।
स्थायी तरीका, मारी गिनतियाँ चाल लीजिए नहीं, मैं देखो तो कोई खड़ो चाल लीजिए हैं क्या? हाँ, मेरा आना जरूरी नहीं है ना। पशुओं की पहचान के तरीके, पहला है स्थायी तरीका। इसमें नंबर 1 लिखो ब्रांडिंग, है ना, और ब्रांडिंग, है ना। किस में इस्तेमाल की जाती है? पहले इस्तेमाल की जाती थी, अब नहीं होती भाई। गाय, भैंस, ऊंट एवं घोड़ों में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। इसी में दूसरा पॉइंट लिख लो, हॉट ब्रांडिंग बताया था ना मैंने, हॉट ब्रांडिंग, है ना, लोहे की को उससे गर्म करे। हॉट ब्रांडिंग जांघ के निचले हिस्से में की जाती है। जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं, हैं? हॉट ब्रांडिंग जांघ के निचले हिस्से में की जाती है, ठीक है। डिटेल अब मैंने आपको पहले समझा ही दिया है ना, इसलिए पहले समझाते हैं फिर लिखाते हैं। और एक नीचे एक और पॉइंट लिख लो, कोल्ड ब्रांडिंग में द्रव नाइट्रोजन द्रव नाइट्रोजन, सूखी बर्फ, है ना, सूखी बर्फ, ड्राई आइस, एवं एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। आपके साथ साथ मैं भी लिख रहा हूं ताकि मुझे पता लग जाए, है ना। उपयोग किया जाता है। मेरे से भी धीरे लिखते हो क्या? दूसरा लिख लिया ना भाई? आज में तो आवाज नहीं आ रही भाई, आज शांति है क्लास में। टेटूइंग है ना, या टेटू, ठीक है, लिख, है ना। दूसरा मेथड लिखो, ये स्थायी तरीके हैं, या गोदना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको किस में इस्तेमाल किया जाता है? भेड़, बकरी, आवाज नहीं आनी चाहिए भाई, है ना, एवं नवजात बछड़ों में। इस तरीके को किसमें इस्तेमाल करते हैं? भेड़, बकरी एवं नवजात बछड़ों में, ठीक है। लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ? इसमें क्या बताया था मैंने? कान बताया था ना। तो इसमें क्या करते हैं, कान के अंदर की साइड में करेंगे ना, ऊपर तो बाल रहते हैं, कान के अंदर की साइड दोनों नसों के बीच में की जाती है। दो नस होती है कान में भाई,
दोनों नसों के बीच में की जाती है। वास्तव में गोदना है ना, तो गुदाई करते हैं इसमें ना, वो कुछ लगा देते हैं। और एक पॉइंट और क्या बताया था कि ये विधि काले रंग के जानवरों के लिए उपयुक्त नहीं। काले रंग के पशुओं के लिए, देखो तुमसे पहले लिख देता हूं क्या, के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, लिख लिया। चलो जब तक मैं मिटा देता हूँ ना, लिख लो आप, लिख लिया ना। समझ में आ रहा है साहब? जोर से बोलो एक बार। अरे लड़के तो बोले ही हैं, नीचे वाला नहीं लिखा था, लिख लो। चलो पास वाले से लिख लो। एक बार बोलो जोर से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जोर से। आ गया? चलो ठीक है। स्थायी तरीकों में तीसरा तरीका लिखो, ईयर नोचिंग। ठीक है, तीसरा तरीका है, लिख लिया ना। अब लिखो तीसरा तरीका, ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग में लिखो, ये विधि सुअरों में इस्तेमाल की जाती है। ये विधि आवाज आ रही है बोलने की? ठीक है, ये विधि सुअरों में इस्तेमाल की जाती है। इसमें कान की बॉर्डरों पर, कान के किनारों पर, कैसे भी लिख लो, किनारों पर, बॉर्डरों पर, बॉर्डरों पर ये वी आकार की नोच बना दी जाती है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं लिखा पाऊँ, मैं भी तो लिख रहा हूँ, उसमें टाइम चल जाता है ना। इसमें कान की बॉर्डरों पर वी आकार की नोच बना दी जाती है। ऐसा एक कान बना के उस पर निशान बना लो, ऐसा है ना, ऐसा नोच काट देते हैं उसको, है ना। हाँ, पाढ़े में भी ये कर ले, टेग लगाते हैं, पर उनके तो आसान है आजकल, है ना। ये सुअर का कान है, है ना, सुअर का कान, ऐसे लिख लिया सबने? स्थायी तरीके के कितने मेथड है? 3, ठीक है, लिख लिया ना सबने। सबसे पहले ब्रांडिंग, है ना, फिर टैटूइंग, फिर ईयर नोचिंग, है ना। अब पढ़ाते हैं आपको अस्थायी तरीके, बी नंबर डालोगे, है ना।
अस्थायी विधि, पशुओं की पहचान की अस्थायी विधि, यानी कि जो इस विधि में हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे ना, वो क्या होता है कि वो हट भी जाती है, गिर भी जाती है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या अपन हटा भी सकते हैं। और जो अपन ने स्थायी विधि है ना, वो जो एक बार कर दिया ना तो वो परमानेंट रहेगा। आ रहा है समझ में? अपन ने कान में कट लगा दिया तो जिंदगी भर रहेगा ना फिर, ठीक है। किसी के गर्म करके वो लगा दी तो जिंदगी भर रहेगी। तो स्थायी अस्थायी आ गया ना समझ में। इसमें सबसे पहले लिखो नंबर 1 ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग ये किसमें इस्तेमाल की जाती है? गाय, भैंस, ऊंट, गायों में की जाती है, भैंसों में भी की जाती है, ऊंटों में इस्तेमाल की जाती है, सुअरों में भी इस्तेमाल की जाती है। ये सबसे आधुनिक, अगर कोई पूछे कि सबसे आधुनिक तरीका क्या है, ईयर टैगिंग, पशुपालन विभाग में यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है भाई। ये गाय भैंसों के तो टैग थोड़े बड़े आते हैं, और ये सुअर और इनके टैग छोटे आते हैं ना। भेड़ बकरियों में भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे एडवांस तरीका हो गया ना, और इसमें पशु को दर्द भी नहीं होता है ना। गाय, भैंस, ऊंट, सुअर, भेड़, बकरी, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली विधि है भाई। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली विधि है ईयर टैगिंग। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने गायों में टैगिंग कर रखी है, भैंसों में कर रखी है, ऊँटों में कर रखी है, सुअरों में नहीं कर रखी है ना। सुअरों में भी होती है आजकल, उनके टीके लगते हैं तो टैगिंग करना जरूरी होता है। मैंने भेड़ों में नहीं करी, बकरियों में भी कर रखी है, ठीक है। तो ईयर टैगिंग हो गया। सींग टैगिंग है ना, सींग पे कोई चीज चिपका दी जाती है, इसमें रेडियम की है ना, सींग टैगिंग लिख लो इसको। ये विधि गायों में उपयोग की जाती है ताकि हम एक्सीडेंट से बचे रहें। ऐसे भी लिख लेना, ऐसे पूछ सकते हैं कि रोडों पे एक्सीडेंट ना हो, इसलिए गायों के सींग पे क्या लगा दिया जाता है या क्या तरीका अपनाया जाता है ना, ताकि वो दूर से चमक जाए। बातें करने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए भाई। ये विधि गायों में उपयोग की जाती है। ताकि हाईवेज पर दुर्घटना ना हो। दुर्घटना से बचा जा सके। लिख लिया भाई? लिख लिया ना? नहीं लिखा? खुर टैगिंग। अभी खुर टैगिंग ऐसे इसका याद रह जाएगा ना। खुर टैगिंग किसमें की जाती है? घोड़ों में, ठीक है। वो ये विधि बस लिख लो आप, तो घोड़ों में लिख लो डायरेक्ट, छोटा सा, ज़्यादा पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जैसे लिख लो बस, घोड़ों में उपयोग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उनके ना कोई निशान बना सकते हैं, कान में टेक लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा घोड़ा, है ना। कोई कहीं पे कोई निशान बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है ना।
तो खुर टैगिंग घोड़ों में उपयोग की जाती है। ऊन टैगिंग, चलो ऊन टैगिंग को रहने दो, पहले पंख टैगिंग बताते हैं आपको। पंख टैगिंग, पक्षियों में इस्तेमाल की जाती है, मुर्गियों में लिख लो, है ना, क्योंकि पक्षी तो पक्षी है, मुर्गी अपने काम की है। मुर्गियों में उपयोग की जाती है ये विधि। पैदा होते ही चूजों में पंख टैगिंग कर दी जाती है। अगर किसी को पंख टैगिंग करनी है ना, मतलब तो पैदा होते ही कर देते हैं भाई सर। वो उम्र भी पूछ सकते हैं कब की जाती है पंख टैगिंग, है ना, पैदा होते ही चूजों में पंख टैगिंग कर दी जाती है। समझ में आ रहा है ना सर? लिख लिया? ये एक इस तरीके से देखा है मैंने, ये एल्यूमिनियम की इस तरीके से पत्ती होती है, तो बड़ी बना दी है, ऐसे छोटी सी इतनी ऐसी होती है, इसमें इधर छेद होते हैं, इधर अटकने के होते हैं, तो वो ना उनको फोल्ड करके लगा देते हैं, और उस पत्ती पे यहाँ पे लिखा होता है अलग अलग नंबर, है ना, ठीक है। अब आपको ऊन टैगिंग नंबर 5 पे लिखो, ऊन टैगिंग। ये सब अस्थायी विधि है, मतलब कभी भी हट सकती है। ऊन टैगिंग से याद रख सकते हो, ऊन टैगिंग में लिख लो आप भेड़ में, ये विधि भेड़ में उपयोग की जाती है। अब ये ऊन टैगिंग के बारे में बताऊंगा आपको। ऊन टैगिंग में क्या होता है ना, लिख लिया? ऊन टैगिंग भेड़ों में उपयोग की जाती है। ये क्या होता है, मान लो किसी के पास 1000 भेड़े, 2-2000 भेड़ों के झुंड देखे होंगे आपने रोड पे से गुजरते हुए, तो अब कौन सी भेड़ जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो इसका पता करने के लिए, मतलब उसकी मेटिंग हो गई है ना, तो उसका पता करने के लिए क्या किया जाता है, जो मेंढा होता है ना, मेंढे के सीने पे ना वो लगा दी जाती है स्याही। तो जब वो माउंट करता है ना, आपने बकरियों को बकरियों में देखा होगा, मेटिंग करते हैं तो वो माउंट करता है ना, चढ़ता है उसके ऊपर, तो उसके सीने का निशान उसके है ना पीठ पे लग जाता है, मतलब रैंप बोलते हैं उसको। ये जो पिछला हिस्सा होता है ना भेड़ों का, रैंप बोलते हैं उसको, है ना, ये रैंप। तो यहाँ रैंप बोलते हैं इसको, रैंप। तो यहाँ पे उसकी स्याही आ जाती है, इसके ऊपर मेटिंग के लिए चढ़ेगा ना वो, तो फिर जो जो प्रेग्नेंट हो जाएगी उनको अलग करते जाएंगे, ठीक है। याद रहेगा ये ऊन टैगिंग भाई, अपन ऐसा नहीं है कि उनको कलर कर रहे हैं पहचान के लिए, है ना, ये एक अलग तरीका है पहचान का। आ रही समझ में ये क्यों उपयोग किया जाता है, ठीक है। मिटा दूं? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, मिटा दूं? अब हम आपको पढ़ाएंगे रजुआस के बारे में पढ़ाएंगे। रजुआस का नाम सुना है किसी ने? देखो इसको यहां से अलग कर लेना ना, रजुवास, है ना, लिख लो आप,
इसकी फुल फॉर्म में आपको लिखा रहा हूँ। ये रजुआस में राजस्थान से तो लिया है, राजस्थान से, है ना, राजस्थान, ठीक है। यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी, वेटनरी एंड एनिमल साइंस। आ गया समझ में? ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राजस्थान पशु चिकित्सा, वेटनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा, ठीक है। तो राजस्थान पशु चिकित्सा, आवाज नहीं आनी चाहिए भाई, आवाज कैसे आ रही है? अरे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, है ना, एनिमल साइंस क्या हो गया? पशु विज्ञान, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? नहीं, बीकानेर। कोई गया है बीकानेर? हैं? अभी जानवरों में लंपी डिजीज आई थी ना, तब मेरी ड्यूटी बीकानेर लगा दी थी, वहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है। आगे समझ में? ये इसके बारे में बताएंगे हम। ये लिख लो पहले आप, है ना, रजुआस, ये ऐसे लिखना राजस्थान, ताकि तुम याद रहेंगे। ये राजस्थान यहाँ से लिया है, तुम यहीं से फुल फॉर्म बनाने लगो। ये ए और जे की क्या है यार, है ना। राजस्थान यू, है ना, ये यू यहाँ से लिया है, बी यहाँ से लिया है, ए यहाँ से लिया है, और एस यहाँ से लिया है, यहाँ से एस, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे बना लेना ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। लिख लिया ये रजुआस, लिख लिया? लिख रहे हैं तो लिखो। एक तनुवास भी होता है, ऐसे बता रहा हूं तुम्हारी जानकारी के लिए। यहां से मैंने ना PGDFMT का कोर्स किया हुआ है मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फीड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में मैंने तनुवास से PG डिप्लोमा किया हुआ है। ये डिस्टेंस लर्निंग होता है, ये भी कर रखा है। ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, जैसे है ना, तमिलनाडु हो गया, बाकी सबसे है ना। तो ये रजुआस और ये तनुवास, ठीक है, ऐसे ही बता रहा था। ये लिखना मत है, तो ऐसे ही बताया था। लिख लिया? हाँ, ऐसे बोल दिया करो बाकायदा, नहीं तो नहीं, ताकि मैं रुका रहूं। मेरे लिए पानी की बोतल नहीं भर के लाया आज, कोई पानी पिला दो। मजा आ रहा नहीं आ रहा पढ़ने में? बोर तो नहीं हो रहे ना? दिमाग पे लोड नहीं है ना? चलो बढ़िया। तो ऐसा करो, 1 नंबर पॉइंट लिखो, इसकी स्थापना कब हुई? ये सवाल आ सकता है ना ऐसे कैसे ही भाई। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना कब हुई?
10 मई 2010, 10 मई है ना, 13 मई है भाई, 13 मई 2010, ठीक है, 13 मई 2010 में स्थापना हुई। अब एक बात इसमें समझने की है कि इससे पहले भी तो वेटनरी की डिग्री होती थी ना, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आते थे जब, ठीक है, तो ये वेटनरी की यूनिवर्सिटी अलग बनी है। अब ये इसी के अंडर में है ना, पशुधन सहायक और पशु चिकित्सक की डिग्री होती है। तो 13 मई 2010 को इसकी स्थापना हुई। इससे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आते थे सब। लिख लिया? नंबर 2 लिखो, संघटक महाविद्यालय। इसके कौन कौन से संघटक है? संघटक है ना, ये मतलब इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से महाविद्यालय चलते हैं। विश्वविद्यालय के अंडर में क्या चलते हैं? महाविद्यालय ना चलते हैं ना भाई, जानकारी है। एक तो लिखो बीकानेर वेटनरी कॉलेज, जो बीकानेर में है। एक तो ये चलता है बीकानेर पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय बीकानेर। यहाँ पे लिख लो पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय बीकानेर है ना। एक कॉलेज तो ये चलता है इसके अंदर में, ठीक है। इसके अंडर में 3 हैं जो सरकारी हैं, ठीक है। एक तो बीकानेर वाला वेटनरी कॉलेज हो गया, ठीक है, हाँ ये तीनों सरकारी, बाकी और प्राइवेट है। एक नवानिया, नवानिया वेटनरी कॉलेज, ये वल्लभ नगर उदयपुर में है भाई, ठीक है, वल्लभ नगर उदयपुर। आगे नहीं लिखूंगा अब इतना लंबा, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, ठीक है, ये जगह का नाम है, यहाँ पे वेटनरी कॉलेज है, ठीक है। आगे समझ में? एक चलता है जयपुर में, चलता है एक जयपुर में है ना, पहले जयपुर लिख देते हैं अपन। आवाज मत करो भाई, पीछे से आवाज आ रही है। जयपुर में जो वेटनरी कॉलेज चलता है उसका नाम है PGIEVR, यहाँ लिख देता हूँ PGIEVR। यहाँ पे भी होया है एक बार, यहाँ पे होया है, मैं इसको मैंने बाहर से देखा है और यहाँ पर होया है, ठीक है। PGIEVR जयपुर में है, ये वेटनरी कॉलेज है ना। PGIEVR, इसकी फुल फॉर्म लिखूं? PGIEVR की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, आवाज मत करो भाई, लिखो इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च
ठीक है, ये अलग ही नाम है PGIBR। जब मैंने भी सुना था मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है भाई। कॉलेज का नाम तो ऐसे रहता है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बीकानेर, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री नवानिया उदयपुर, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री महू। महू से मैंने डिग्री की है भाई, महू इंदौर के पास है, महू है ना। इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इस तरीके से महू को। किसी क्या इसकी फुल फॉर्म है, एक मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वार। मेरा कॉलेज था कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री महू, और जो इसकी ग्राम पंचायत लगती है वो लगती थी रसलपुरा। ये मत लिखना, ऐसे बता रहा हूँ तो आपको। लिख लिया? थोड़ा घर जाके पढ़ोगे ना तो याद होता जाएगा, है ना। घर जाके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, हैं? VET, वेटनरी को VET लिखा है मैंने, बस ना। वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, लिख लिया? यहाँ तक लिख लिया ना। अब इसी में ये जो संगठक महाविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं ना अपन, है ना, तो इसी में लिखो ये जो तीनों वेटनरी कॉलेज हैं ये VCI में सम्मिलित हैं, शामिल हैं, है ना। लिखो ये तीनों वेटनरी कॉलेज VCI यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में शामिल हैं। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, उसमें उसके द्वारा रजिस्टर्ड है भाई, ये ना, मान्यता प्राप्त है। और इसी में एक और नीचे लिखो, इन तीनों कॉलेजेस में एक तो स्नातक और स्नातकोत्तर। जानते हो स्नातक क्या होता है? UG और PG, है ना, ये तो होता ही है। इसके अलावा एक डिग्री और होती है PhD, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं PhD को? विद्या वाचस्पति, विद्या वाचस्पति बोलते हैं। इन तीनों, आप ऐसे लिखो, तीनों वेटनरी कॉलेजेस में स्नातक, है ना, वेटनरी में कोई स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति का पाठ्यक्रम, विद्या वाचस्पति। अब तुम्हारे पेपर में तो ये आएगा क्योंकि हिंदी मीडियम में ये आएगा ना। विद्या वाचस्पति को लिख लो PhD का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है।
लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया ना? तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखो, एक पॉइंट और लिख लो बस, है ना भाई। दो नए संगठक और इसमें शामिल होने वाले राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है भाई। दो नए संगठक, ये 3 कॉलेज तो है ही सही, ठीक है। इसके अलावा 2 वेटनरी कॉलेज और सरकारी खुलने वाले हैं, इसकी अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। एक तो जोधपुर में खुलेगा, जोधपुर वेटनरी कॉलेज, ठीक है, जोधपुर वेटनरी कॉलेज, ठीक है। लिख लो इसको, है ना, ये पूछ सकते हैं ना भाई नए संगठक, है ना। और एक नावा, नावा कहाँ पर है? डिडवाना कुचामन, ब्रैकेट में लिख लो डिडवाना कुचामन, आ जाओ, डिडवाना कुचामन वेटनरी कॉलेज। 2 नए संगठक बनेंगे अब, इसके नए और, है ना, यहाँ पे वेटनरी कॉलेज खुलेंगे। लिख लिया ना?